वाला नहीं करना है। हम कुछ खरीद रहे हैं तो हम फोन नंबर नहीं देंगे। अब इसमें मेरा ये कहना है आपको, मैं आपको चाइना के तरफ लेके जाऊंगा। चाइना में अभी पता है क्या है? चाइना का अभी प्लान ये है कि हर चीज का आप डेटा क्रिएट करो। वो तो यहाँ भी हो रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं है, आप चाइना का सुनिए ना। जैसे आप प्लेन चढ़ने जाते हैं इंडिया में, एयरपोर्ट में, एक मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। तो डीजी यात्रा लग गया वहां। डीजी यात्रा देख के मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है, बोला कि ये सर्वेलेंस, ये वो। लेकिन आप चाइना जाएंगे तो देखिए, यहाँ तो आप कम से कम टिकट आप दिखाते हैं ना, आपका फोन में आप लेके जाते हैं। यहाँ तो अभी भी हम ये डिबेट कर रहे हैं कि भाई क्या प्रिंट आउट भी लेके जाना है, पूछता है इंडियन। अरे अभी भी तुम 19th सेंचुरी में हो, प्रिंट आउट का जमाने में हो। हाँ अभी भी हम उसी में हैं। तो फोन से दिखाते हैं हम लोग। चाइना में आपको कुछ नहीं लेके जाना है, फोन भी नहीं दिखाना है, कुछ भी नहीं दिखाना है, आपको बस चेहरा दिखाना है वहां एयरपोर्ट पे। जैसे वो आपको देखेगा ना, वो बता देगा कि हाँ तुम्हारा एक अभी टिकट है। हाँ, और तुम यहाँ ये प्लेन जाके चढ़ना, अब वो गेट नंबर में जाओ, सब कुछ वो वही एक ही बार में कहोगे। आपका चेक इन भी हो गया, सब कुछ हो गया। यानी कि आप वहां एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले ही वो जान रहा है कि वो आप आ रहे हैं वहां। एवरीथिंग, मतलब डेटा जेनरेशन का जो लेवल है चाइना में, और चाइना ने अभी, चाइनीज प्रेसिडेंट ने, आदित्य जी, बोला है कि डेटा इज द न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। That's what I was telling you. तो मतलब उन्होंने ये बोला है कि डेटा जितना हम जनरेट करेंगे, हमारा देश चाइना जितना ज्यादा डेटा जनरेट करेगा, उतना हम एआई बढ़िया बनाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा डेटा आप दोगे एआई को, वो एआई इतना उतना और ज्यादा बढ़िया होगा वो। क्योंकि जितना आप दोगे उसको तो उतना ही बढ़िया होगा वो, उसका मशीन लर्निंग और बढ़िया होगा। तो अगर चाइना को वर्ल्ड में डोमिनेट करना है तो हमें डेटा जनरेट करना है। हर एक चीज का डेटा जनरेट करो, हर एक चीज का। कि आप कॉफी लेने जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप कैश में पेमेंट नहीं करना है आपको, आप थ्रू सम डिजिटल फॉर्म, सो दैट ट्रांजैक्शन इज नोटेड। सो दे आर एनकरेजिंग द सिटीजन। जैसे आह्वान करता है ना सरकार कि भाई आप लोग मास्क पहनना, नहीं तो मर जाओगे, आपके अच्छाई के लिए है, वैसे ही आप खुद का अपना लाइफ को ज्यादा से ज्यादा सर्वेलेंस में एक्सपोज करो। इससे जीडीपी बढ़ेगा, इससे तरक्की होगा। क्योंकि जितना ज्यादा डेटा हम जनरेट कर सकते हैं, उतना ज्यादा हमारा नेशनल इनकम, जीडीपी, सब कुछ बढ़ेगा, और उतना बढ़िया हमारा एआई होगा, और उतना बढ़िया हमें जनता का लाइफ के बारे में डेटा होगा, और उसके बेसिस पे हम उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, हम उधर जा सकते हैं। यानी कि सर्वेलेंस का फ्रेमवर्क जो है वो वेस्ट से आ रहा है। और वेस्ट अभी तो देखिए ना, गूगल वगैरह को यूरोप में बहुत टाइट करके रखा है। मतलब ज्यादा रेगुलेशंस जो बोलते हैं ना, इतना ज्यादा है। तो चाइना अभी आपको दूसरा फ्रेमवर्क फेंक रहा है जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। ये सर्वेलेंस वाला जो फ्रेमवर्क है ना, ये आपका ये नहीं चलेगा। ये एक तरीके का अभी भी हम कि हम सरकार के गुलाम नहीं है, हम अभी भी सरकार को चैलेंज करते हैं। इसका एक शो है, एक ड्रामा जैसे चल रहा है। क्योंकि ये जो लोग अभी सर्वेलेंस का भी विरोध कर रहे हैं, ये भी सब इसी में आ रहे हैं। बताइए कौन नहीं आ रहा है इसमें? सर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता तो हूँ। दिस इज लाइक गोइंग नोवेयर। चाइना में 70 करोड़ कैमरे लगे हैं। मेरे को किसी प्रोफेसर ने बताया जो चाइनीज स्टडीज पे काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि पूरे चाइना में 70 करोड़ कैमरास लगे हैं। आप वहां घर से बाहर निकलोगे और तो आप किसी ना किसी कैमरा में कैप्चर हो रहे हो। और अगर आप वहां गुस्से में घर से बाहर निकले तो उन कैमरा ने कैप्चर किया, एआई के थ्रू वो नियर बाय पुलिस स्टेशन को बताएंगे कि ये बंदा घर से गुस्से में निकला है, किसी को हार्म करेगा या खुद को करेगा। 5 मिनट में आपके घर पुलिस पहुंच जाएगी कि भाई क्या सीन है, क्या हो गया आज, क्या मूड खराब हो गया। तो जब इतना सर्विलेंस आपका है तो आपको नहीं लगता कि स्टेट ही मशीन बना रहा है ह्यूमंस को? स्टेट तो वो तो बना रहा है, वो बना रहा है। वो तो, लेकिन दैट इज द न्यू वर्ल्ड वी आर गोइंग इनटू। मतलब वो तो वैसे भी हो रहा है ना। का वर्ड रह जाएगा नहीं, सीसीटीवी कैमरा तो जैसे आपने गिनाया कितना करोड़ है? 70 करोड़। 70 करोड़। तो इंडिया का आप गिनाएंगे तो इंडिया का होगा 10 करोड़। 10 नहीं है आई थिंक।
2 करोड़। पर यहाँ और 2 करोड़ या फायदा ये भी तो है, चलते नहीं है वो। एग्जैक्टली चलते नहीं है ना। 2 करोड़ में 1 करोड़ तो खराब ऐसे ही है, 100 पीस है। लेकिन आप भी तो जाना तो चाह रहे हैं सब 70 करोड़ की तरफ ना, यूरोप भी वहीं जाना। मैं पहले बार जब लंदन गया तो आई वाज सरप्राइज सीइंग द नंबर ऑफ सीसीटीवी कैमरास। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वही तो, दैट इज द थिंग कि इतना सर्वेलेंस का क्रिटिक हो रहा है, मतलब क्रिटिक करने का एक फैशन हो गया है। लेकिन आप भी उधर ही जा रहे हैं जहां चाइना जा रहा है। समझ, सुनिए ना, नहीं अच्छा कैसे हो सकता है नहीं, ये आप चीज? नहीं, अच्छा बुरा का नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये हो रहा है कि चाइना के तरफ ही सब जा रहे हैं। आपने जो चाइना का एग्जांपल दिया सर्वेलेंस वाला, सब उधर ही जा रहे हैं। लेकिन चाइना में सर्वेलेंस गलत है, ये वो उस टाइप का डिस्कोर्स नहीं है। लेकिन वेस्ट में और इंडिया में पूरा उस टाइप का डिस्कोर्स है। लेकिन ये डिस्कोर्स का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। आप वहीं जा रहे हैं जहां चाइना जा रहे हैं, लेकिन बस आपने ये डिस्कोर्स बना के रखा है, ला हम तो सरकार को चैलेंज करते हैं, हम तो ये सब नहीं मानते हैं, फिर भी आप मान ही जा रहे हैं। तो मैं तो अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ। नहीं, यहाँ तो मतलब हाँ, एक तरीके का फेक अवेयरनेस है, जो मतलब एक ऐसा डिस्कोर्स आपने सेट कर दिया है जो कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं है ग्राउंड लेवल में। ऐसा नहीं कि आप सर्वेलेंस रोक रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप फोन ही यूज करना बंद कर रहे हैं अभी और इंटरनेट हट रहा है बहुत सारे टाउन से, है ना, और हम लोग पूरा जीरो सर्वेलेंस की तरफ जा रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो फिर मैं आपके साथ हूँ। अगर वो नहीं कर रहे हैं, फिर सिर्फ डिस्कोर्स बना के रखे हैं, टीवी प्रोग्राम बनाते हैं, यूट्यूब का अपना प्रोग्राम बनाते हैं इस ढंग का कि क्यों सर्वेलेंस गलत है, सर्वेलेंस नहीं होना चाहिए, सरकार ये कर रहा है, प्राइवेसी ये वो, वहाँ हर जगह साइन अप कराता है हर एक ऐप में। तो कर क्या सकता है, कर रहे हैं ना, क्या कर सकता है? नहीं तो आप साइन कर रहे हैं ना, तो वो उसके बिना चाह रहा तो नहीं है साइन आप नहीं तो इसलिए आपका डिस्कोर्स फिर किस तरफ जाना चाहिए, वो है सवाल कि क्या डिस्कोर्स होना चाहिए। क्या एकदम बहुत ही हिपोक्रिटिकल डिस्कोर्स लग रहा है यहाँ पे, चूंकि है ना, तो इसलिए मुझे जो लग रहा है कि फ्रेमवर्क थोड़ा लोगों को बदलना है कि ये जो, जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दिया ना, जब किताब आया था दुनिया में, मास प्रिंटिंग ऑफ बुक्स जब हुआ था, उस टाइम भी बहुत लोगों ने किताबों का विरोध किया होगा कि व्यक्ति बहुत ही आत्मकेंद्रित हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा, एक किताब लेके पढ़े रहेगा, किसी के साथ बात नहीं कर रहा है। सर मैन्युस्क्रिप्ट्स तो थी ना तब, मैन्युस्क्रिप्ट थी, लेकिन फिर भी एक किताब लेके आप कोने में बैठे हैं और घर में 10 लोग आए हो, किसी को आप नहीं देख रहे हो, तो किताब और फोन में क्या फर्क हुआ, है ना। तो फिर लोगों ने अपना क्रिटिक को चेंज किया, बोला कि नहीं, किताब तो आ ही रहा है तो आएगा, मोबाइल फोन आ रहा है तो आएगा, ये सीसीटीवी कैमरास लगना है तो लगेगा। तो इसको एक्सेप्ट करते हुए, एक्सेप्ट भी नहीं, ये एक आ गया, या तो आपको मतलब जो एंटी सिविलाइजेशन प्रिमिटिविस्ट पोजीशन में जाना पड़ेगा। नहीं सर, वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है आपका। तो फिर आप कम से कम आप डायल बैक करके सोचिए, हम जैसे हैं वैसे कैसे जैसे 1984 में चले जैसे अभी हैं हम वैसे कैसे रह सकते हैं इसको हटा के? क्यों, वैसे ही तो रह रहे हैं अभी, जैसे आप और हम यहाँ बैठे हैं इस जगह में, तो सब तो पता, सर्वेलेंस बहुत कैमरास लगा हुआ है, सबको पता है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। अभी मेरा जीपीएस चल रहा है फोन में, अब ऑन करके रखा है? नहीं, वो जीपीएस तो सबका ही फोन में है ना, वो तो ट्रैक हो ही रहा है, सभी को पता है कि यहाँ 5 लोग बैठा हुआ है, तो क्या हुआ। क्योंकि देखिए एक ये भी है ना सर, ये भी तो सुनिए एक ये भी है ना कि भाई एक्सप्लोजन, लाइक टू मच ऑफ डेटा जो वो कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो भी उस डेटा को हैंडल नहीं कर पा रहा है। यानी कि वो सीसीटीवी कैमरा वगैरह वगैरह सब लेके डेटा तो कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उसको फिर क्या कर रहे हैं, उसको करना क्या, ये नहीं पता। वही तो, उसको मैनेज करना भी तो बहुत बड़ी बात है ना। मुझे लगता है चाइना जहां आगे है बाकी दुनिया से, वो ये कि उस डेटा को क्या करना, उसको दे हैव फिगर्ड इट आउट। इंडिया जैसे देश, इवन लाइक वेस्टर्न कंट्रीज जो बहुत एडवांस बनते हैं ना ये, लेकिन ये भी वो डेटा को क्या करना उनको नहीं पता है। बट चाइना नोज व्हाट टू डू विद द डेटा। चाइना का जो एफिशिएंसी है आज के तारीख में, है ना, कि भाई जो जहाँ पे आईफोन बन रहा है, जहाँ पे जो फॉक्सकॉन कंपनी का, वो बोल रहे हैं कि वो मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से हुआ
तब से मतलब उस लेवल का लॉजिस्टिक्स, उस लेवल का सप्लाई चेन्स, उस लेवल का प्रोडक्शन जो चाइना आज के तारीख में कर पा रहा है, वो कोई देश नहीं कर सकता है आज के तारीख में। इसलिए जब ट्रंप ने टैरिफ्स लगाया ना, तो ट्रंप ने बोला कि वो जो अमेरिकन जो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ हो रहा है चीन में, वो हम वापस लेके आएंगे। तब लोगों ने बोला, इनफैक्ट टिम कुक ने बोला कि कोई भी देश आज चाइना को रिप्लेस नहीं कर सकता है। वो वाला प्रोडक्शन जो उसका इकोसिस्टम बना है वो किसी के पास नहीं है। और वो टैरिफ सिर्फ 27% लगाए हैं उसने, कोई ज्यादा नहीं लगा रखे। हाँ, ज्यादा नहीं लगाया था। तो यानी कि मुझे लगता है कि आई थिंक मे बी वी हैव गॉन द अदर साइड कि वी हैव, मतलब आपको सोचिए अगर आपको कि आज के तारीख में अगर आप क्रांति भी करना चाहते हैं, परिवर्तन भी करना चाहते हैं, क्रांति तो हो जाएगी, वो तो कोई नहीं, बड़ी चीज नहीं सुनिए है। ना, तो ये चूंकि हर जगह सर्वेलेंस है, तो हाउ डज वन डू? उसमें एक एग्जांपल है विकीलीक्स। विकीलीक्स ने क्या दिखाया कि स्टेट अमेरिकन एम्पायर कितना भी आपको डोमिनेट करे, चूंकि दे कैन, जैसे पेगासस लगाया, जो सऊदी जो जर्नलिस्ट थे जिसको किसने वो टर्की में जो खशोगी है ना, इस टाइप का। तो ऐसा लग रहा था कि अब तो कोई भी डाइसेंट करना, स्टेट के खिलाफ जाना मुश्किल हो गया। स्टेट आपका हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है। लेकिन विकीलीक्स क्या सिखा रहा है आपको? विकीलीक्स ये सिखा रहा है कि स्टेट इज ऑल्सो इक्वली वल्नरेबल। जो लीक्स कराया, जो चेल्सी मैनिंग, जो यूएस आर्मी में जो शायद उन्होंने बाद में जेंडर अपना चेंज किया, शायद चेल्सी मैनिंग ही है, वो अपना सेक्सुअलिटी चेंज किया। तो उन्होंने शायद वो CIA के साथ काम कर रहा था उस टाइम। तो उसने जो पूरा जो डॉक्यूमेंट्स लीक करवाया, वो इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो भी सब डिजिटाइज किया है। तो यानी कि एक पेन ड्राइव में, देखिए, एक पेन ड्राइव के जरिए पूरा अमेरिकन एम्पायर हिल गया, क्योंकि एक उस पेन ड्राइव में जो मटेरियल था उसको लीक कर दिया। देखी है वो मूवी? देखी है जो इस पर बनी है, वो जिसमें पेन ड्राइव लगा के सारा कॉपी लेके आता है उधर? हाँ, देखा था, लेकिन उतना याद नहीं है मुझे वो फिल्म, है ना। तो यानी कि एम्पायर स्टेट इज ऑल्सो इक्वली वल्नरेबल बिकॉज ऑफ दिस, समझ रहे हैं ना। सो इट कट्स बोथ वेज। तो हमें इस ढंग का स्ट्रेटजीज ऑफ रेवोल्यूशन, स्ट्रेटजीज ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंज, ऑफ अटैकिंग द स्टेट, अटैकिंग कैपिटलिज्म, वो हमारे पास अवेलेबल हो रहा है। तो इसी सिस्टम के अंदर में, यानी कि सिस्टम में हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। सर, दो चीजें मैं भूल जाऊंगा। एक चीज तो ये है कि एक तो हम थोड़ा सा लेजी इसलिए हो जाते हैं कि चलो मेरा रिकॉर्ड हो रहा है तो इसका भी हो रहा है, और सारी दुनिया का हो रहा है। जैसे आपने आधार कार्ड का कहा कि सबने बनवा लिया, मैंने भी बनवा लिया, कि क्या फर्क पड़ता है, सबका है। अब जैसे मैं आपको चाइना का ही एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपने सर्विलेंस की हम बात कर रहे हैं, तिब्बतन मॉन्क्स जो हैं वो सब के सब चाइना का एक गहरा सर्विलेंस है उनके ऊपर, और वो सब मानते हैं कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। उन तिब्बतन मॉन्क्स ने, जो लामा वहाँ के हैं, उनके यहाँ पर ड्रेस में QR कोड लगा दिया। और QR कोड लगा दिया तो वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, ये उनको पता चलता रहेगा। और उनके घर के बाहर भी QR कोड लगा है। तो जब स्टेट आपके यहाँ तक आ जाएगा, तो क्या वो स्टेट जो है वो सारे अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस पूरा कर ही सकता है? फिर आदमी का रोल क्या रह गया उस डेमोक्रेसी में? आने दीजिए ना स्टेट को, आने दीजिए ना, आने दीजिए। स्टेट जैसे देखिए, अमेरिकन आर्मी वियतनाम गया ना सबको खत्म करने के लिए, क्या हुआ? हार के वापस गया कि नहीं? तो आने दीजिए। तो विध्वंस होगा फिर? कैसे विध्वंस होगा? लोग तो मरेंगे। वियतनामीज तो का विक्ट्री हुआ ना अमेरिकन इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में। ये कैसे हुआ? तब तो वो तो बड़े बड़े गन्स लेके आ रहे थे, इतना बड़ा गन्स, वो बेचारा जो किसान लोग वो गांवों में कैसे जीत लिया उन्होंने? कैसे जीत लिया? इसलिए अकिलेस हिल बोलते हैं ना, कि कितना ही बड़ा एम्पायर क्यों ना हो, तब तो इसलिए तो जुलियन असांज बिकेम पॉसिबल। विकीलीक्स कैसे पॉसिबल हुआ? अगर इंटरनेट नहीं होता, अगर ये वर्ल्ड ब्रेन ये सब नहीं होता, तो विकीलीक्स ही नहीं होता, चेल्सी मैनिंग नहीं होते, हमारा जो एडवर्ड स्नोडेन नहीं होते। तो इसलिए एडवर्ड स्नोडेन बोल रहा है कि ये वाला फोन यूज करो। उसका एक आइडियल फोन है एडवर्ड स्नोडेन, कीपैड वाला।
वो एक है उसका कुछ कुछ वो दिया है उसने। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमेशा एम्पायर में, इंपीरियलिज्म में, पूंजीवाद में हमेशा उसका अंदर में ही उसका एक वीक पॉइंट हमेशा रहता है। सर ये सर्विलेंस की बात कर रहे हैं हम, और जैसे मैं बोल रहा था कि भाई सबका ही हो रहा है तो हमारे को क्या दिक्कत है। तो सर्विलेंस से दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा नुकसान क्या है, हो सकता है? और आप मेरे को पर्सनल एग्जांपल देके समझाइए, क्योंकि आपके फोन में पेगासस मिला था, आप ऐसा क्या कर रहे थे? हाँ, तो उस ढंग से तो मैं विक्टिम भी हूँ सर्वेलेंस का, है ना? हम्म, तो और वो भी पेगासस, एनएसओ, इजरायली कंपनी, वो बहुत ही महंगा भी था गवर्नमेंट के लिए, मतलब हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा ओह माय गॉड, इतने रुपए फूके गवर्नमेंट ने हाँ, आपके गवर्नमेंट ऊपर? ने फूका। तो लेकिन सर्वेलेंस को लेके मेरा बहुत ही अलग अंडरस्टैंडिंग है। हम्म, और जब से आधार आया उस टाइम भी, पहले बार जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने नंदन नीलेकानी वगैरह ने जब लाया, तो उस टाइम भी ये था, सरकार का आर्गुमेंट ये था कि हम टारगेटेड वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे दाल चावल जो भी हम गरीबों को बांटते हैं पीडीएस स्कीम वगैरह में, तो हम टारगेटेड उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो हर किसी का आइडेंटिटी रहेगा। और वो भी वो दौर था, इधर मोदी आने के बाद भी यही था, लेकिन उससे पहले ही मनमोहन सिंह के सरकार में फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी बहुत बात चल रहा था कि हर एक इंसान का बैंक अकाउंट हो। क्योंकि बहुत सारे हमारे जनधन, हाँ हाँ सिटीजन्स का नहीं, बैंक अकाउंट ही नहीं है। जनधन योजना सर। हाँ, तो बैंक अकाउंट ही नहीं है। और उसमें कैश ट्रांसफर्स का भी चल रहा था कि नरेगा में जो 100 दिन का जॉब दिया जा रहा है, वो नहीं करके सीधा कैश ट्रांसफर्स कर दो। हम्म, तो ये कहते हैं कि भाई ये न्यू लिबरल मॉडल है ये, कि कैश ट्रांसफर्स मत करो, कम से कम 100 दिन का उनको काम दो। तो उनको लगे कि भाई हम काम कर रहे हैं तो उसका मुझे इनकम मिल रहा है। और कैश ट्रांसफर्स बिल्कुल गरीबों को एकदम गुमराह कर देगा, और उनको बिल्कुल ही मतलब एक तरीके का जो कम से कम भाई आप कुछ 100 दिन भी काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको इनकम मिल रहा है, तो एक रिस्पेक्टेबिलिटी है उसमें, है ना? तो लेकिन जो सिर्फ आप उसका अकाउंट में सीधा पैसा डाल दोगे, वो सही नहीं है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस, इस टाइप का आर्गुमेंट था एक्टिविस्ट्स का। तो ये था कि फिर कि टारगेटेड हम वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसलिए ये आधार सही है। लेकिन जो एक्टिविस्ट लोग आर्गुमेंट दिए इसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जब आधार आ रहा था, तो मुझे उस टाइम भी कन्विंसिंग नहीं लगा। और चूंकि मुझे लग रहा था कि ये सिस्टम को जो आप स्टेट कहेंगे, कैपिटलिज्म कहेंगे, इसको चैलेंज करने का दूसरा तरीका है, जो इससे पहले आपको जो बताया था मैंने, है ना? लेकिन इसमें जो है कि इसमें ये है कि इन्होंने जो आर्गुमेंट दिया था अगेंस्ट द आधार एंड ऑल ऑफ दैट, सर्वेलेंस वाला जो आर्गुमेंट था कि ये प्राइवेसी हमारा खत्म होगा। अब देखिए, प्राइवेसी जो है, मुझे पता नहीं है उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, लेकिन जो हमारा निजी, जो हमारा जो लाइफ है, व्यक्तिगत लाइफ है, निजता है, पता नहीं है ना, मेरा व्यक्तिगत प्राइवेट लाइफ है, वो किसी को हक नहीं, अधिकार नहीं बनता है कि वो एक्सपोज हो पब्लिकली। यही है आइडिया प्राइवेसी का। और तरह तरह का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है, तरह तरह का कोर्ट जजमेंट्स है कि क्यों प्राइवेसी इज मे बी द फंडामेंटल राइट ऑफ अ इंडिविजुअल। अभी वो हमारा कर दिया वो तो हाँ सुप्रीम कोर्ट मौलिक ने। अधिकार में आता है। लेकिन मेरा फिर भी ये था कि जब मैं देखता था कि जैसे सोचिए इंडिया में जो पब्लिक का भी क्या थॉट प्रोसेस है, उसको भी तो आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल एलीट, या एलीट नहीं भी कहें तो कम से कम इंटेलेक्चुअल जानने वाले एक्टिविस्ट और जानने वाले सरकार, इन दो के बीच में ये लड़ाई लगा मुझे। लेकिन पब्लिक जो है, पब्लिक हमारा अभी भी ना, वो अगर देखा कि एक नेबरहुड में, अच्छा नेबरहुड मतलब क्या है, सीसीटीवी वगैरह भी लगा है, सेफ है, तो वहां पे आप रेंट में आप कुछ कमरा देखने जा रहे हैं तो वो रेंट भी आए होगा, बोलेगा देखे सीसीटीवी लगा है, ये वहाँ गेटेड कम्युनिटी है, अच्छा है, सेफ्टी है ना? और मैं देखा कि आप रेस्टोरेंट्स में भी जाएंगे ना, तो ये हमारे लोगों के बीच में क्या है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कि ऐसा फिजिकल मेनू कार्ड नहीं है और वो फोन के थ्रू है, तो लगता है कि हम अच्छा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में आए। देखिए, हिंदुस्तान में अपवर्ड मोबिलिटी का बहुत बड़ा क्रेज है, हर कोई ऊपर जाना चाहता है। तो ये कि भाई हमारे यहाँ तो कैमराज लगा हुआ है,
ये प्रिविलेज है। ये प्रिविलेज में लोग गिनते हैं कि ये तो बढ़िया होटल है, बढ़िया रेस्टोरेंट है, कि यहाँ पे ऐसा फिजिकल मेनू नहीं है, वहाँ वो दिखा के है वो क्यूआर कोड, कि क्यूआर कोड हम दिखा के हम ऑर्डर कर रहे हैं तो हम लाइफ में कुछ बने हैं, अभी हमारा थोड़ा अपग्रेड हुआ है लाइफ। तो ये वाला, तो इसलिए प्राइवेसी को हम सैक्रिफाइस करने को तैयार है। वी आर विलिंग टू गिव अप आवर सैक्रिफाइस बिकॉज फॉर मी टू बी काउंटेड बाय द सिस्टम, कि सिस्टम हमको नजर कर रहा है, कि हमको सर्वेलेंस कर रहा है, यानी कि हमारा लाइफ, हमारा जिंदगी का कुछ वैल्यू है। इज ऑल्सो लग्जरी। हाँ, इट्स लग्जरी, इट्स मे बी नॉट अ लग्जरी, बट यू नो कि मेरा भी मतलब कुछ वजूद है समाज में, कि मेरा भी डेटा वहां एक्यूमुलेट हो रहा है, मेरा भी सर्वेलेंस हो रहा है। अगर मैं कुछ नहीं हूं, मैं कहीं पे पड़ा हुआ हूं, किसी पहाड़ी के नीचे, कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं देख रहा है, तो मैं तो कुछ नहीं हूं ना, मैं तो जीरो हूं। तो सर तो आपको सुनिए ना, तो ये जो है, तो इसके चलते देखिए आप कि आधार कार्ड के लिए हजार लोग क्यू में खड़े हो रहे हैं, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी बैंक अकाउंट चाहिए। देखिए एक कागज का ना बहुत बड़ा वैल्यू है इंडिया में, कुछ भी डॉक्यूमेंट का, कि कहीं भी हमारा नाम आ गया, आप देखिए कई जगह में ना आपको पुलिस रोक देता है, या चौकीदार बोलते हैं अंदर नहीं जाना है, कोई भी एक पेपर दिखा दीजिए उसको, नहीं देखा मेरे पास परमिशन है, वो देखेगा भी नहीं, वो देखेगा कागज में कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ, चलिए आइए आप। कोई भी पेपर। देखिए इस टाइप का सोसाइटी में जब सर्वेलेंस इज रिगार्डेड एज अ पॉजिटिव थिंग, दैट आई एम काउंटेड इन, कि मेरा भी गिनती हो रहा है सिस्टम में, तो इसलिए या तो हमें लोगों को तैयार करना चाहिए था, लोगों के बीच में जाना चाहिए था, इसका फुल इम्प्लीकेशन समझाना था, कि देखिए आप सोचते हो कि आपको रिकॉग्निशन मिला सिस्टम के थ्रू, वो एल्थुजर कहता है ना, तो पुलिस विल हेल, हे यू, पुलिस आपको ये करते, आप घूम जाते हो, अच्छा आप खुद को आइडेंटिफाई करते कि हाँ वो मुझे ही बुला रहा होगा, आप खुद ऑफर करते हो खुद को, है ना। तो वो तो अल्थुजर ने इन वेरी क्रिटिकल वे ही इज सेइंग दैट, कि देखो हम लोग ऐसे हो गए हैं, लेकिन यहाँ तो वेट कर रहे हैं कि कब मुझे हेल करेगा। आप जो बोले ना कि चाइना में वो तुरंत फिर वो लोग आपके घर में आ जाएंगे पुलिस, यहाँ तो लोग चाहते हैं कि आए यार मेरे घर में, ड्रामा हो थोड़ा, नहीं रिकॉग्निशन हो ना, एक गरीब को कौन पूछता है, नहीं आप तो इसलिए हमारे यहाँ का जो मटेरियल कंडीशंस है उसको ध्यान में बिना रखे ये प्राइवेसी वाला जो आर्गुमेंट, ये बहुत ही एलिट आर्गुमेंट है। क्योंकि हो सकता है कि मैं, मेरे लाइफ में ऐसा कुछ चीज है जो मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरा एक प्रिविलेज है, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं कुछ बना हूँ, मेरा कुछ है ऐसा प्राइवेट लाइफ। आप स्मार्टफोन, अरे हमारे यहाँ क्या प्राइवेट लाइफ, अभी भी आप देखिए ना, अभी भी आप देखिए बहुत सारे गांवों में लोग जब घर से निकल के जाते हैं ना, घर खुले रखते हैं, ताला लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बात कह रहा हूं, आदिवासी सोसाइटी में भी देखिए, आदिवासी क्या, अभी मुसहर का आर्गुमेंट दे रहा था कल क्लास में मुझे एक स्टूडेंट, दे डोंट लॉक देयर हाउसेस। कौन सा प्राइवेसी का बात कर रहे हैं, किस क्लास का बात कर रहे हैं? कम्युनिटी की लेडीज का लिटरेसी रेट 1.15% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब आप बताओ मेरे को, तो वो लिटरेसी रेट के साथ क्या मतलब है इसमें? पढ़े लिखे नहीं है, ये कह रहा हूं मैं, अवेयरनेस नहीं है। नहीं अवेयरनेस नहीं, वो हम बात कहीं और चली गई, हम घुमा फिरा के मैं वापस उस पे आता हूं। आप स्मार्टफोन को होने को आप प्रिविलेज मानते, एलिट मानते हो? नहीं वैसा तो नहीं कह सकते हैं। आज आपको पता है कितने स्मार्टफोन है हिंदुस्तान में, गांव में सबके पास, कितने परसेंट पॉपुलेशन के पास? काफी लोगों के पास, वो तो बढ़ रहा है, वो तो इंक्रीज हो रहा है, मेजॉरिटी ऑलमोस्ट। तो क्या आपको नहीं लगता जैसे आपके जब पेगासस मिला तो आपको प्रिविलेज्ड फील हुआ? नहीं, ये तो नहीं, झूठ बोल रहे हो आप। नहीं हंस रहे हो आप। आपको फील हुआ प्रिविलेज? नहीं, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ। क्या फील हुआ आपको? मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। काउंटेड फील हुआ? ये तो देखिए एक माइनॉरिटी का बात हो रहा है पेगासस तो। नहीं, मैं आपको पर्सनल पूछ रहा हूँ। जैसे आपने एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ये बताया, तो अब आप मेरे को पर्सनल बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए प्राइवेसी जो है ना, प्राइवेसी वाला जो आर्गुमेंट है वो इट इज अ मतलब लार्ज मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, दे उनका प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही है। ओके,
सर लेकिन यहाँ पे जब सर्वेलेंस को हम क्रिटिक कर रहे हैं तो हमने ज्यादा एक अलग प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट के थ्रू सर्वेलेंस को क्रिटिक किया, इसलिए वो कभी ना मास मूवमेंट में तब्दील हुआ, नहीं कोई बड़ा मुद्दा बना। जैसे देखिए ना, अभी इलेक्शन चल रहा है बिहार में, तो वहां भी तो सर्वेलेंस का मुद्दा बन सकता था ना। मैं एक बात कह रहा हूं मैं, इट इज नेवर समथिंग व्हिच पीपल एक्चुअली सॉ, लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, एज अ प्रॉब्लम। आपने क्या कहीं जुलूस देखा निकला हुआ किसी टाउन में सर कि भाई लोग बोल रहे हैं कि अरे सर्वेलेंस हो रहा है, इसका विरोध करना चाहिए, हम लोगों को समझ में आया तो गलत चीज है। तो ये एक छोटे तबके के बीच में एक सत्ता तो इंटेलेक्चुअल, उस एक छोटे तबके के एक्टिविस्ट, पास ही है ना वही सर, तो पावर तो उसी के उसके पास बीच है। का है। तो इसलिए ये एंटी सर्वेलेंस वाला डिस्कोर्स चलते रहता है, फिर भी सर्वेलेंस जिसको उस फ्रेमवर्क में जो बोलते हैं आप कि सर्वेलेंस बढ़ते जा रहा है। एक स्टेप देयर इज अ काइंड ऑफ अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट इज गोइंग ऑन एंड वेयर द नैरेटिव इज। एक स्टेप आगे चलते हैं सर्विलेंस से, एक स्टेप आगे। क्या आपके माइंडसेट को सेप नहीं कर रहे ये चीज, जो हम दोबारा फिर उसी डिबेट में आ जाएंगे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी। क्या स्मार्टफोन आपके माइंडसेट को एक तरीके से सोचने पे मजबूर नहीं करता? क्या फिर उससे स्टेट को या एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फायदा नहीं होता? क्या जो नहीं, वो तो, बिजनेसमैन जो है, बट इट इज नॉट वन वे। हाँ हम भी उसको शेप कर रहे हैं। हम तभी तो सेव कर रहे हैं जब करवाया जा रहा है। नहीं, देखिए ना कि जो हम भी तो शेप कर रहे हैं उसको। कैसे? तो इंटरनेट तो सब लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तब तो इंटरनेट है ना। वो सभी का आप जो अटेंशन दे रहे हैं उसी का तो एग्रीगेशन है ना। ओके। वो भी है। और दूसरा क्या है कि कई बार पर्टिकुलर तबके के लोग वो भी क्या ट्रेंड हो रहा है, क्या ट्रेंड नहीं हो रहा है, उसको बदल सकता है ना। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। मनोज मुंतासिर का जो फिल्म था, मनोज मुंतशिर, क्या था वो फिल्म, उनका गाना था शायद, जो हनुमान वाला जो फिल्म था ना, मूवी था, सैफ अली खान के साथ। अरे वो हनुमान वाला जो मूवी नहीं था। हाँ हाँ, सैफ अली खान के, रामायण नाम था शायद उसका, नहीं, रामायण हनुमान नहीं था। चालीसा या राम, तो ये वो और कौन मूवी सी? का वो डिबेट जो हुआ था, कंट्रोवर्सी जो हुआ था, उसको देखिए। उस फिल्म को पूरा लैंग्वेज से रिलेटेड, आदि पुरुष, आदि पुरुष, हाँ सॉरी, आदि पुरुष जो फिल्म है, हाँ। वो पूरा बीजेपी वालों ने सपोर्ट किया था। और मुझे तो अभी भी याद है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है उनके चीफ मिनिस्टर्स ने उस फिल्म को सराहना करते हुए और हम लोगों को देखना चाहिए करके न्यूज़पेपर में बकायदा एडवर्टीजमेंट भी दिया था। और पूरा ये अर्नब गोस्वामी से लेके तमाम लोगों ने पूरा उसको प्रमोट किया, इंटरव्यूज दिया उसका डायरेक्टर के साथ। ये वो उसमें डायलॉग लिखे हैं मनोज मुंतशिर। हाँ, डायलॉग लिखा, डायलॉग में ही एग्जैक्टली वो राइट, स्क्रिप्ट कंट्रोवर्सी हुई थी। राइटर। हाँ, इसलिए उन्हीं को सब पकड़ा गया बाद में जब कंट्रोवर्सी हुआ। हाँ, चूंकि उसमें हनुमान से ऐसे ऐसे आज के जमाने के भाषा में डायलॉग, हाँ, आज के जमाने में तो एकदम थोड़ा गंदा टाइप का स्लैंग टाइप का है ना, वो सब बुलवाया गया। तो जो हिंदुत्व ट्रोल्स जो है, जिसके बारे में हम बोलते हैं कि ये भक्त है, ये ऐसे हैं, ये बेकार लोग हैं, इनका कोई दिमाग नहीं है, तो उन्होंने, अब देखिए ये बीजेपी का प्रोजेक्ट था, लेकिन बीजेपी वाला ही जो हिंदुत्व ट्रोल्स है वो हजार वो, हालांकि वो हिंदुत्व ट्रोल्स है लेकिन वो ऐसे ही जो प्राइवेट कंपनीज में जॉब करते हैं इस टाइप के लड़के, जो जिसको प्रिकैरिएट कहते हैं, एक अर्बन वर्किंग क्लास जैसे लड़के, ये लोग ज्यादा एकदम पूरा इंटरनेट में ट्रोलिंग कर दिया इस फिल्म का। बोला कि ये क्या है, ये क्या है। और उसमें यानी कि हिंदुत्व कैंप के अंदर में हो रहा है। देखिए अब ये तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे आप उसको, आपका एजेंसी फिर भी है, आप उसको उस ट्रेंड को बदल सकते हैं। तो उन्होंने क्या ट्रेंड कराया, हिंदुत्व ट्रोल्स ने बीजेपी के अगेंस्ट में या फिल्म के अगेंस्ट में, या जो बीजेपी नैरेटिव सेट कर रहा था इस फिल्म के बारे में, बहुत अच्छा है, हमारा हिंदू जाग रहा है, हनुमान के ऊपर इतना बढ़िया फिल्म है। हिंदुत्व ट्रोल्स ने कहा कि चूंकि मनोज मुंतासिर ने ये बोला था कि नहीं, मैं तो उस टाइप का लैंग्वेज इसलिए बुलवाया हनुमान से क्योंकि हम आम बोलचाल की भाषा है, आम ये जो लोग बोलचाल की भाषा है, हाँ, ये यही बोली करते हैं। तब लड़कों को गुस्सा आया कि अच्छा, तुमको लगता है हम लोग ये सब हम लोग पसंद करते हैं, हमारा लेवल ये है,
हमारा लेवल ये, तुम ये सोचते हो। देखिए वहां अब ये है ना, जो क्लास डिवीजन जो होता है ना, देखिए एलिट और नॉन एलिट, हिंदुत्व के अंदर में, हिंदुत्व के कैंप के अंदर में भी ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां, कि तुम हमको ये सोचते हो तुम एलिट हो, हम नीचे के हैं, तो हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा भगवान भी इस टाइप का लैंग्वेज बोले, हम ये चाहते हैं, तुम ये बोलना चाह रहे हो। तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे इंटरनेट में नीचे के तबके के लोग वो एग्रेसिव होके लग जाते हैं, तो फिर वो एल्गोरिदम्स को चेंज कर सकते हैं वो। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सर आप जैसे क्वारंटाइन की बात कर रहे थे, और जैसे फूको ने भी वो एक आइडिया है, और आप उसको कोविड के थ्रू आप थोड़ा समझाइए। या लंबा चौड़ा हो जाएगा वो। कोविड का हम लोग अलग से कर सकते हैं। कोविड के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन फूको का भी है उसमें। या इसको इस तरीके से देखें कि एआई आ गया, सब कुछ आ गया, इतना सब कुछ होने के बाद भी कोविड को नहीं रोक पाए हम। अच्छा नहीं उस हिसाब से। अच्छा नहीं, हम लोग अलग से करेंगे कोविड पे। ये क्वेश्चन मैं याद रखूंगा। क्योंकि उसको थोड़ा, क्योंकि आपने बताया था कि इस पे बात करनी है, मैंने सोचा नाराज हो जाओगे आप, ये क्वेश्चन नहीं पूछा। नहीं हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको ना अच्छे से बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है उसमें, और उसमें से बहुत सारा जो थ्योरेटिशियंस वगैरह आप जो बोले, फूको और भी हैं, कांट वगैरह भी होंगे। कांट तो नहीं आएंगे उसमें। तो उसमें वो बहुत कुछ वो खुलेगा, क्योंकि इनके विचार थोड़ा जटिल भी है, और थोड़ा उसको ये करना पड़ेगा, थोड़ा एक अभ्यास करके। वो तो फिर वो खुलेगा उनका थॉट, उनका जो आइडियाज है। ठीक है सर। तो रिलीजन जो है हिंदुस्तान में, और ये मैं चाहता हूँ आप इस पे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझाएं, चाहे आप टाइम लेके समझाना। रिलीजन, कल्चर और माइथोलॉजी ये एक हो रखे हैं हिंदुस्तान में, इनके बीच का डिफरेंस समझ ही नहीं आ रहा कि रिलीजन क्या है, कल्चर क्या है और माइथोलॉजी क्या है। और बिना माइथोलॉजी के हमारे कोई त्यौहार पूरे नहीं होते, बिना कल्चर के हम उस त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, और बिना रिलीजन के उस त्यौहार के पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते। तो आप ये बताओ कि ये है क्या चीज, ये तीनों, ये एक कैसे हैं और ये तीनों अलग अलग कैसे हैं? रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी, religion, culture, how they and are different from mythology. each other and how they are same at a particular time. रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी में काफी सारा सेमनेस है, काफी सारा उसमें मेल खाता है। वो तो एक ऊपर से अगर देखते हैं तो भी ऐसा भान हो जाता है वो। और डिफरेंसेस भी है जगह जगह में। मैं इसमें एग्जैक्टली इसी को आंसर करने से पहले थोड़ा सा एक गड़बड़ कर दूंगा पहले ही। उसको खराब कर दूंगा मैं सीन को। वो ये, और ये शायद बाद में कभी आप मेरे साथ उठा सकते हैं। जिस ढंग से आपने इतना मतलब साफ ढंग से, सिलसिलेवार ढंग से रिलीजन, फेथ, मिथ ये सब रखा आपने, अगर वहां पे ना हम साइंस फेंक देते हैं गड़बड़ हो गई। लेकिन अब देखिए यही है ना बात, वो गड़बड़ हो गई वहां। लेकिन गड़बड़ किस फ्रेमवर्क के तहत वो गड़बड़ हो गया, मतलब किस फ्रेमवर्क के थ्रू अगर आप देख रहे हैं तब वो गड़बड़ हो रही। चूंकि आप दूसरा एक फ्रेमवर्क आपको हम दे सकते हैं, अभी नहीं, वो कभी और करेंगे, लेकिन बस एक यहाँ उठान करके छोड़ दूंगा। फ्रेडरिक नीत्शे। यस। फ्रेडरिक नीत्शे के फ्रेमवर्क से अगर आप देखेंगे तो जो आप रिलीजन जिसको कह रहे हैं, और जो साइंस जिसको हम हमेशा सिर्फ अक्सर नहीं, हमेशा उसको हम बिल्कुल ऑपोजिट्स मानते हैं, साइंस एंड रिलीजन। नीत्शे, फ्रेडरिक नीत्शे के फ्रेमवर्क के अंदर में ये दोनों ही एक ही बिरादरी की चीज है। साइंस और रिलीजन। और साइंस और रिलीजन को वो एक साथ रखते हैं, जैसे वो प्लेटो और क्रिश्चियनिटी को भी एक साथ रखते हैं। एनीवेज, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। तो रिलीजन और मिथ और फेथ, आपने फेथ भी बोला, कल्चर रिलीजन और फेथ और कल्चर, इसमें देखिए रिलीजन तो एग्जैक्टली मतलब पता चल जाता है कि ये इट इज समथिंग ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन।
एक चर्च होता है, एक मठ है, एक शंकराचार्य है, उसका फिर तरह तरह का उसमें पूरा हायरार्की है ना। तो रिलीजन इज समथिंग विच इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, मिथ इज समथिंग विच इज आपको आदिम युग में लेके जाता है। आदिम, बिल्कुल डॉन ऑफ सिविलाइजेशन बोलते हैं ना। वो आपने अगर वो ओडिसी 2001 स्टैनली क्यूब्रिक का अगर देखा है तो वो बहुत जो फिल्में देखते हो आप तो, पानी नहीं पिया आपने? हाँ नहीं वो सीन याद आ गया। वो फिल्म है। ये पे मुझे पढ़ना उतना ये नहीं, फिल्म सब अच्छा लगता है। तो उसमें वो जो क्या गोरिल्ला जो शिम्पैंजी, जिस जो हमारे पूर्वज जो है बानर सेना उसको दिखाते हैं। तो वो दो बानरों के दो शिम्पैंजी गोरिल्लास के ग्रुप में लड़ाई दिखाते हैं वो, है ना। वो साइंस फिक्शन का फिल्म है, लेकिन वो आदिम युग में लेके जाते हैं और उनका दो गुट का लड़ाई हो रहा है। तो उसमें ना बीच में एक जो शिम्पैंजी जो होता है वो एक ऐसा एक मरा हुआ जानवर का ना लंबा सा एक हड्डी है वहाँ, वो उठाता है हथियार के रूप में। तो फिर वो दूसरा टीम को भगा देता है, उसको परास्त कर देता है। तो ये जो वो पकड़ा है ना, उस हड्डी को, लंबा हड्डी जो एज ए टूल वो यूज किया उसने, वो लोग भाग जाते हैं। तो वो पूरा जीत के खुशी से चिल्लाता है, करता है वो ऐसा करके उसको, वो जो हड्डी है लंबा, उसको फेंकता है ऊपर में आसमान में। और चूंकि ये फिल्म है तो वो उड़ते जाता है, वो हड्डी जा रहा है आसमान में। तो वही हड्डी जो है वो बनता है एक मॉडर्न स्पेस क्राफ्ट, जो आउटर स्पेस में वॉयज में जा रहा है, जो क्रिस्टोफर नोलान के फिल्म सब में नहीं दिखाता है। कि क्या दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब मिथ उस टाइप का होता है आदिम युग से आज तक। तो जैसे जो ये है ना लायन किंग फिल्म है। लायन किंग क्यों हमको अच्छा लगता है? बहुत लोग देखते हैं, बच्चे तो और भी देखते हैं और बड़े लोग भी देखते हैं। अभी लायन किंग का दूसरा भी आया था। तो या इवन हमारे जातक के जो कथा वगैरह है उसमें एक बंदर था, एक कौवा था, है ना, एक खरगोश था, फिर वो उसके पास गया, उसने ये बोला, एक फिर सुअर भी था उसमें। ये सब कहानी जो है हम लोग सुनते रहते हैं। वो जो टॉर्टोइज एंड द रैबिट का कहानी है कि उसमें जानवर सब बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। बहुत है ऐसी। हाँ, ऐसा बहुत है। तो उसकी क्या है कि उसमें ना या लायन किंग में जो है कि वो हमारा जो आर्चीटाइप्स जिसको बोलते हैं, जो साइकोएनालिस्ट जो कार्ल यूंग है आर्चीटाइप्स का बात करते हैं कि कुछ जैसे सांप देखते हैं ना आप, सांप एक आर्चीटाइप है वो। हाँ, एक पता नहीं लगता है कि पहले से आपका एक पूर्वाग्रह है सांप के प्रति। हाँ, कि सांप देखते वो एक पहले से प्रिपेयर्ड है आपका रिएक्शन। चूंकि ये सब कुछ आर्चीटाइप्स है। अभी कैट मीम्स इतना चलता है इंस्टाग्राम में, कैट इज ऑल्सो एन आर्चीटाइप। यानी कि एक आपका नया बहुत कुछ सीख रहे हैं, नया लैंग्वेज सीख रहे हैं, नया कल्चर, नया फूड, ये वो, लेकिन कुछ कुछ एक हैबिट्स ऑफ माइंड जैसा एक इमेजरीज जो आपके माइंड में जो सेट है पहले आपका कॉन्शियसनेस में, वो है आर्चीटाइप्स। तो मिथ आपको उसमें लेके जाता है। मदर भी एक आर्चीटाइप है, माँ। फादर भी एक आर्चीटाइप है। तो ये जो जितना भी हम आगे फ्यूचर में जा रहे हैं, जितना भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, जितना भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ आर्चीटाइप्स वैसे ही रहता है जो पहले था। इसलिए पुराना कहानी जो 2000 साल पहले का भी कहानी आज हम लोगों को उतना ही अपील करता है, नए जेनरेशन को भी उतना ही अपील करेगा जितना उस टाइम कर। पुराना नहीं होता है। तो मिथ वहां है, मिथ कभी पुराना नहीं होता है। जबकि हम मिथ को हमेशा बोलते हैं कि वो तो मिथ है, वो बहुत पुराना चीज है, वो रहेगी हमेशा। हाँ, लेकिन मिथ तो यानी कि हमारा जितना भी आज का मॉडर्निटी है, प्रोग्रेस है, सिविलाइजेशन, सभ्यता, जो आगे आप फ्यूचर में कुछ भी करें,
लेकिन वो मिथ आपका हमेशा रहेगा, वो मिथिकल आर्चिटाइप्स जो है वो उसको आप लेके चलते हैं, उसी का वेरिएशंस आप देखते रहते हैं। तो मिथ यानी कि हमारा कथाओं में है, हमारे लोक भाषा में मिथ है। तो वो कल्चर हो गया ना फिर। हाँ, तो फिर तो कल्चर में ऑफ कोर्स मिथ इज वेरी फाउंडेशनल, बट मिथ इज फाउंडेशनल नॉट जस्ट फॉर कल्चर बट लैंग्वेज इटसेल्फ। लैंग्वेज के बिना तो कुछ नहीं है ना। इनफैक्ट मार्क्स का जर्मन आइडियोलॉजी में मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉन्शियसनेस। क्या अगर भाषा नहीं है, जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे टार्जन का परिकल्पना क्या है? वो इंसान है लेकिन वो समाज में नहीं रहा, इंसान के साथ नहीं रहा, वो जंगल में जानवरों के साथ बड़ा हुआ, तो उसके पास लैंग्वेज शायद नहीं है, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब इशारे में बात करना ऐसा ऐसा तो होगा। तो जो बच्चा जानवरों के साथ बड़ा हो रहा है, और शायद ये मोगली वाला भी कहानी है ना। हाँ, मोगली में तो शेर खान वगैरह। हाँ है ना। हाँ, रूडयार्ड किपलिंग। एग्जैक्टली, है ना। तो उसमें अगर लैंग्वेज नहीं है, तो मार्क्स ये पूछ रहे हैं उसमें कि अगर लैंग्वेज नहीं है, क्या बिना लैंग्वेज हम सोच सकते हैं कि नहीं? Is thought possible if we don't have language? How foundational, how important is language? How vital is language? सपने तो में भी तो सोचते हैं। हाँ, सपने भी, लेकिन सपने तो ज्यादा इमेजेस में होता है कि सोच तो सकते हैं शायद। हाँ, सोच सकते हैं, लेकिन इमेजेस में आता है ज्यादा सपने, कि आप कहीं पहाड़ में, हाँ, इमेजेस, एक आप देख रहे हैं किसी, कोई ऐसा बंदा जो आप लाइक ही नहीं करते हैं, बिल्कुल आपको दुश्मन मानते हैं, उसके साथ आपने देखा, बहुत आप हंस हंस के बात कर रहे हैं सपने में। इमेजेस एक वीडियो जैसा है ना। हाँ हाँ, लैंग्वेज भी होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, लेकिन इमेजेस बहुत ज्यादा होता है। जैसे बहुत लोग सपने देखते हैं, पानी बहुत दिखता है उनको, तालाब दिखता है, अलग हाँ, तो इमेजेस में चलता है ज्यादा। तो एनीवे, सो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिथ, तो क्या सोच सकते हैं लैंग्वेज के बिना? हाँ, तो लैंग्वेज के बिना क्या सोच सकते हैं? तो इसमें जो है कि कई लोग मानते हैं कि लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, कि लैंग्वेज, जैसे मेरा एक थॉट आया, एक विचार आया, तो उस विचार को मैं कैसे प्रकट करूं, क्या जरिया है? तो लैंग्वेज इज द व्हीकल, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन यहां पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं, दैट इज नॉट ट्रू। लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। इनफैक्ट आप जो कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो आपका दिल में है, बस लैंग्वेज के ऊपर आपने उसको बिठा के निकाल दिया मुंह से बाहर, ऐसा नहीं है। वो जो आप बिठाते हैं ना जब बिठाते हैं उसको लैंग्वेज के ऊपर, बस वो फिर वो नहीं रहा, लैंग्वेज उसको फिर खेला करता है ऐसा। वो थॉट नहीं रहा। हाँ, मतलब लैंग्वेज यानी कि कॉन्स्टिट्यूट भी कर रहा है उसको। थॉट एंड कॉन्शियसनेस इज कॉन्स्टिट्यूटिव, लैंग्वेज उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। यानी कि लैंग्वेज का सिर्फ एक न्यूट्रल रोल नहीं है कि जाके डिलीवरी बॉय जैसा जाके दे के आ गया, वो जब दे जा रहा है वो। एंड इनफैक्ट हेगल वगैरह तो ये भी कहते हैं ना, दैट यू डोंट नो व्हाट थॉट यू हैव टिल यू हैव एक्सप्रेस्ड इट। देखिए, जैसे हम लोग बचपन में भी ना स्कूल में ऐसे लिखते हैं ना, तो फर्स्ट सेंटेंस लिखना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे याद है अभी भी मेरे फादर टीचर्स लोग बोलते थे, फर्स्ट शुरू तो कर, तो फिर आ जाएगा पूरा। वो पता है क्यों वो अटक जाते हैं वहां पे, फर्स्ट सेंटेंस में अटक जाते हैं, लेकिन फर्स्ट लिख दिया ना तो फिर आता है। क्योंकि जब तक आप नहीं उसको प्रकट करेंगे, जब तक until and unless you express it, you don't know what is there. तो ऐसा नहीं कि what ऑलरेडी जो आपके, आप जो कहना चाहते हो वो ऑलरेडी प्री फॉर्म नहीं है, पहले से फॉर्म होके नहीं बना है, ताकि आप उसको बस किसी एक लैंग्वेज के ऊपर बिठा के आप निकाल दें उसको। वो फॉर्म तभी होता है जब लैंग्वेज में आता है। सो लैंग्वेज इज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो उस सेंस में आप देखेंगे, तो जो आपने, गूंगे लोग कैसे सोचते हैं जी, गूंगे लोग कैसे सोचते हैं? गूंगे लोग नहीं, वो तो मतलब उनकी एक्शन सी लैंग्वेज है ये कैसे सोचते हो? मतलब जो बोल नहीं पाते हैं, हाँ, वो सुन तो पाते हैं। नहीं, वो सुन कैसे पाते जो बोल नहीं पाते हैं? नहीं, कई लोग बोल नहीं, कई लोग बोल नहीं पाते लेकिन सुन रहे हैं, काम तो चल रहा है कई लोगों का।
कैसे रेयरली होता होगा, मुझे नहीं हाँ पता, ये सभी होता है। पर गूंगे लोग बहरे होते हैं बहरा का आप बात कर रहे हैं, जो बहरे हैं, हाँ इनका बारे में मुझे, मेरा भी ये क्वेश्चन है वो कि कैसे इफ सोचते दे हैं? कांट हियर, इफ दे कांट हियर हाउ कैन दे स्पीक? क्योंकि हम लैंग्वेज, एक बच्चा जन्म लेता है तो वो लैंग्वेज कैसे सीखता है? सुन के तो सीखता है ना। पर लैंग्वेज तो आवाज, हाँ चॉम्स्की का है कि, चॉम्स्की का है कि देयर इज ऑलरेडी अ काइंड ऑफ अ द बेसिक ग्रामर जो है लैंग्वेज का, वो हमारे ब्रेन में एक बना रहता है, तो वो सेट हो जाता है, इनबिल्ट है ना, चॉम्स्की ये कह रहा है। लेकिन जो वो ये भी कह रहा है, और वो पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में भी जाता है। अगर आप हरियाणा के हैं और हरियाणवी बोलते हो और आप चाहे स्पेन में पैदा हुए, तो आप हरियाणवी बहुत जल्दी ग्रास्प करोगे। एग्जैक्टली। हाँ, तो जीन्स के थ्रू भी लैंग्वेज ट्रांसफर होती हुई ये भी कह रहे हैं इसी के आगे। आई एम श्योर देर आर ऑल्सो दिस काइंड ऑफ, जो चॉम्स्की कह रहे हैं उसको पूरा रिजेक्ट नहीं करता हूँ मैं। मुझे मतलब पता नहीं उनका कहाँ है, हाँ इतना ये पता है। हाँ। तो एनीवेज, आपका जो क्वेश्चन था, तो उसमें जो आपने मिथ का बात किया, तो उसमें तो लैंग्वेज का फॉर्मेशन में ही मिथ है। तो सर, राम मिथ है या राम हिंदू धर्म का पार्ट अच्छा, वो जो आप मिथ कर रहे हैं, अच्छा जैसे राम, हाँ। तो राम नहीं, उसमें एक और था आपका, रिलीजन, मिथ और कल्चर। कल्चर, अच्छा। तो कल्चर तो ब्रॉड कैटेगरी है ना। कल्चर में जैसे कल्चर में बॉलीवुड भी आ गया, फिल्मों का क्या कल्चर है, किस टाइप का गाना सुनते हैं लोग, क्या खान पीन है। तो कल्चर में थोड़ा मटेरियल प्रैक्टिसेस भी आ जाता है, खान पीन, सब कुछ पहनावा, है ना, किस टाइप का पान खाते हैं बनारस वाले, है ना। तो ये उनका कल्चर का पार्ट है। जैसे मच्छी खाते हैं बंगाल में, वो कल्चर जैसा हो गया उनका, है ना। तो कल्चर इज, आई थिंक, मच मोर वेरी थिन टर्म, मतलब उसमें ज्यादा डेप्थ नहीं है, लेकिन फैलाव ज्यादा है उसका मतलब काफी कुछ आ जाता है। और रिलीजन और मिथ, ये और भी ज्यादा थोड़ा आपका मतलब इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, आपका अंतरात्मा के साथ। कल्चर थोड़ा, हमारा ये कल्चर में ये है, हमारे कल्चर में है कि बुजुर्गों को ये करना, बिहेवियर में भी आ जाता है, यानी कि इट्स ऑल्सो लाइक एक्सटर्नल बिहेवियर, है ना। लेकिन मिथ और रिलीजन वो थोड़ा डीप में चला जाता है, हमारे डीपर स्ट्रक्चर्स ऑफ थॉट, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारा कॉन्शियसनेस। तो आपने भगवान श्री राम का बात किया, राम मिथ है या राम रिलीजन? आई थिंक मुझे जो लगता है कि रिलीजन में है। हाँ, मुझे जो लगता है वो भगवान या भगवान श्री राम या कुछ भी ले लें आप, तो उसमें जो मिथ जो होता है ना, वो मिथ तो है, लेकिन वो उस ढंग का मिथ है जो हमारे जो हमारे जो इतिहास, हम जो जिस रास्ते से गुजर के हम यहाँ आए, जब से हमारा जो सोसाइटी बना है इस धरती में, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत का जो समाज है जो जब से बना है, तो हम जहाँ जहाँ से गुजर के आए हैं, 1000 साल 2000 साल जितना भी लगा लीजिए, जब से हम लोग हैं, एक समुदाय के हिसाब से, तो हमारे जो सबसे पुरातन जो कहानी वगैरह है, जो हमारा एक्सपीरियंसेस है, जिसके थ्रू हम गुजरे, तो वो कहीं ना कहीं वो सब कंटिन्यू होते हुए एट अ सर्टेन पॉइंट भगवान श्री राम बनते हैं। मुझे नहीं लगता है कि भगवान या राम या कोई भी भगवान ले लें आप, वो एक टोटली एक इंडिविजुअल की कहानी है, इंडिविजुअल की कहानी, या किसी ने ऊपर से थोप दिया। क्योंकि कई बार देखिएगा कि जैसे बहुत सारे भगवानों का ना, आप उसको पीछे आप देखते जाएंगे इतिहास में, ट्रेस करेंगे, तो कई बार बिल्कुल जो कबीले, जो हमारे जो स्टेज था, कबीला जो हमारा स्टेज था बहुत पहले, है ना, उसमें चला जाता है। जैसे शिवजी, शिवा के बारे में ये कहते हैं कि ये रुद्र थे, और ऋग्वेद के जो सबसे पुराना जो ऋचा है, ऋग्वेद में भी कुछ कुछ बाद में एडिशन किया है, जैसे जो 10वां मंडल है जिसमें दसवां तार, नहीं, अच्छा जो
जो जो जो पुरुषा सूक्त जो है 10वां मंडला नसोदिया ऋग्वेद का, सूक्त। नहीं वो जो पुरुषा सूक्त जो है 10वां मंडल है ऋग्वेद का, तो वो कई लोग बोलते हैं कि मतलब कई लोग क्या सब स्कॉलर्स बोलते हैं कि वो ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया था। हाँ हाँ, तो ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडला, सबसे पुराना किताबों में आप देखेंगे ऋग्वेद के अंदर में तो हम पाते हैं कि वहाँ शिवा का वर्णन नहीं है। जबकि आप मूलवासियों पे जाएंगे, आदिवासियों पे जाएंगे आप भारत में, जो उस प्रैक्टिस को पता नहीं कितने हजार साल से करते आ रहे हैं, वहाँ आपको शिवलिंग मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी सिंगर गदर, बहुत ही महान गायक थे, क्रांतिकारी थे, नक्सलाइट्स के साथ वो अंडरग्राउंड रहे कितने साल। गदर बाद में जब आए भूमिगत थे, ओवरग्राउंड आए नॉर्मल लाइफ में, तो बाद में ना वो कई लोग बोलते हैं कि उसमें थोड़ा विकृति आ गया, मैं नहीं मानता हूँ लेकिन बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। वो क्रांतिकारी गीत गाते थे और क्रांतिकारी गीत भी मतलब अलग ही लेवल है, आपको बिल्कुल सुनना चाहिए, उस पर एक्चुअली अलग से चर्चा भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बाद में जाके शिव जी का स्तुति करने लगे, वो मंदिरों में भी जाके। तो हमारे बहुत सारे वामपंथी कॉमरेडों ने, दोस्तों ने उनको लताड़ा कि भाई ये तो आदमी क्या हो गया भाई, हाँ ये तो जाके मंदिरों में भजन गाने लगा है, ये तो पूरा रिएक्शनरी होगा इस टाइप से। लेकिन उसने अच्छा आंसर दिया। गदर ने बोला कि मैं तो दलित हूँ, देखो जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरा गांव में मेरा जो फादर है वो एक मंदिर का सफाया करते थे, झाड़ू पोछा करते थे वहाँ पे, लेकिन हम लोगों को वहाँ एंटर नहीं किया करने दिया जाता था। तो हम लोगों ने अलग ही हमारा अपना शिव जी का बनाया था। शिव जी हमारा अपना भगवान है। और मैंने देखा है आदिवासी इलाकाओं में भी शिवलिंग का काफी है, बट दिस इज नॉट द हिंदुइज्म वाला जो शिवाजी है। हिंदुइज्म या हिंदुत्व वाला? नहीं, हिंदुइज्म वाला। ओके। हाँ, तो यानी कि जो शिवजी आप देख रहे हैं ये एक ओल्ड जो अर्थ में जो फर्टिलिटी वर्शिप जिसको बोलते हैं, जो लिंग तो फर्टिलिटी के साथ कनेक्टेड है ना, रिप्रोडक्शन के साथ है, वो तो लिंग है ना। तो ये जो फर्टिलिटी वर्शिप जो सबसे पुरातन मूलवासी लोग, आदिवासी लोग, कबीले समाज के लोग करते थे, उसी का एक डेवलपमेंट होते होते या डेवलपमेंट या मतलब बैड काइंड ऑफ डेवलपमेंट होते हुए वो आज का शिवजी बना। यानी कि जो भगवान श्री राम का भी इसी ढंग से देखना पड़ेगा कि आप कई सारे इस ढंग का भगवान आप देखेंगे तो हो सकता है कि ये सभी भगवान में लागू ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम क्या देखते हैं यानी कि मिथ जो कबीला जो समाज था उस लेवल पे जो मिथ था, ये बाद में जब समाज में मॉडर्निटी आया, जब बाद में ब्राह्मणवाद बना, कास्ट सिस्टम आया, तो एक शोषक वर्ग, एक ब्राह्मणिकल एक स्ट्रेटा जब आया, तो वो कई बार वो जो समाज में जो उस टाइप का जो कबीला समाज में जो उस टाइप का डेटीज वगैरह था, डेटीज ऑफ द अर्थ, जो हम लोग पिछले बार भी बात कर रहे थे, एंसेस्ट्रल वर्शिप, नेचर वर्शिप, हाँ, उसको फिर कहीं और लगे। यानी कि आप ऋग्वेद में देखेंगे तो वो जो असुर और जो आर्य, असुर और आर्य का युद्ध पूरा आपका ऋग्वेद में मिलेगा। तो असुर दस्यु जिसको लिखा गया है उसमें, और उसमें दानवर देवता का भी है। जैसे आप समुद्र मंथन का कहानी देखिए, उसमें वही है, उसमें एक तरफ देवता है एक तरफ दानव है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है उसमें समुद्र मंथन में कि दानवर देवता कौन, किसका वर्चस्व है, कौन रूलिंग क्लास है, कौन डोमिनेट करेगा, वो क्लियर नहीं है। इसलिए तो समुद्र मंथन का वो युद्ध होता है, क्योंकि भगवान इंद्र बोला है भगवान देवों को कि तुमको अगर अमृत लेना, देखिए इमोर्टलिटी का बात, पीटर हेल का इमोर्टलिटी और ये अमृत पीने का देखिए कि देव कैसे बने। यानी कि ऋग्वेद आपको उस जमाने में लेके जाता है, इसलिए ऋग्वेद हम लोग सबको पढ़ना चाहिए। वो उस जमाने में ले जाता है जब
देव और दानव का जो हायरार्की नहीं बना था, वो शुरू ही इट नहीं वाज हुआ स्टिल ओपन, कि इस दुनिया में दानव जिसको हम आज कहते हैं या असुर जिसको कहते हैं और जिसको हम नीचे दिखाते हैं, वो ऊपर रहेंगे या देवता ऊपर रहेंगे, वो अभी भी इट वाज अ ओपन क्वेश्चन, वो डिसाइडेड ही नहीं था। तो उसमें समुद्र मंथन का वो जो कहानी है वो क्या दिखा रहा है, लेकिन इंद्र बैठा हुआ है वहां। हम्म, इंद्र ने देवताओं को बोला है कि ठीक है, अमृत मुझे भी तुम्हें ही देने का मन है लेकिन कॉम्पिटिटर है तुम्हारा। हम्म, तो इज्जत होनी चाहिए उसकी। हाँ, तो वो जो कॉम्पिटिटर है उसके साथ तुम लड़ो, हम्म, जीतो, फिर तुमको मिलेगा। मतलब पहले से फाइट वाज ऑलरेडी काइंड ऑफ उनके लिए सेटिंग किया था, देवताओं के लिए, कि तुम ही जीतोगे, लेकिन फिर भी फाइट तो करना पड़ेगा। जैसे होता है ना इंटरव्यू में, पहले से आपका होना ही है। अब आजकल पीएचडी के हो रहे हैं। हाँ, पीएचडी के हो रहा है, सब कुछ हो रहा है तो ना। आप पहले से ही डिसाइड रखते हाँ, हो। लेकिन उसमें उसमें क्या है, फिर भी आपको फाइट करना है। यानी कि वो वाला जो इंद्र जो है, अब देखिए जो मैं आपको बोल रहा था ना, वो जो डेटीज जो एंसेस्ट्रल वाले एंसेस्ट्रल वाले और नेचर वर्शिप वाले, या उसको कबीला समाज वाले जो भगवान है, अभी जो वो जो किताब है बहुत चलता है हिंदी में, देवता समथिंग करके है, देवों का गुनाह, गुनाहों का देवता, यस, धर्मवीर भारती। हाँ, तो गुनाहों का देवता एक तरफ है। देखिए ये जो नीचे का जो डेटीज है, अर्थ डेटीज है या कबीला मूलवासी गजब समाज की में, किताब है वो, गजब की किताब हाँ वही तो, प्ले भी है वो उस पे। हाँ, वो जो कबीला समाज का जो देवता है वो गुनाहों का देवता है, ठीक है ना। और उधर कौन बैठा है, इंद्र। अब देखिए समुद्र मंथन होना है अभी, इंद्र बैठे, इंद्र को उसको स्काई गॉड्स है, वो धरती के नहीं है वो। देखिए आर्य और असुर का जो युद्ध है, यानी कि जो बाद में आके ब्राह्मण और दलित, ब्राह्मण और मूलवासी का जो युद्ध है, वो आप उस टाइम, चूंकि इधर आके तो जब कास्ट सिस्टम बन जाता है तो युद्ध तो अब डिसाइड हो गया जो इंद्रदेव के फेवर में, देव के फेवर में। असुरों को तो धकेल के पाताल लोक खदेड़ दिया गया छल करके, है ना। लेकिन अभी इस टाइम में वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी इट्स ओपन। तो इसमें जो गुनाहों का देवता जो है और उधर इंद्र है ऊपर में बैठा हुआ, अब यहाँ पे उस लेवल पे देखिए, यहाँ तो लड़वा दिया देवता और दानव को, लगता है कि ये दोनों इक्वल फुटिंग में है, लेकिन ऑलरेडी सेटिंग देवताओं के फर में है। ये कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि इंद्र जो है वो सुपेरियर रोल ले रहा है, इंद्र स्काई गॉड है ना, तो हमेशा स्काई गॉड है ना। और वो आपको वेस्टर्न कल्चर में भी दिखेगा, बहुत है ऐसे। इसका स्काई गॉड्स जो है उसको हमेशा ऊपर रखा गया। लेकिन जो धरती के जो लोग हैं, इंटरेस्टिंगली मुसहर कम्युनिटी के बारे में बोला जाता है ना कि वो क्या खाते हैं, जिससे बना है उसका नाम, वो भी मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है, दलित, आदिवासी, मूलवासी, वो मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आर्या जो है, आर्या ऊपर से जुड़ा हुआ है, ऊपर स्काई। तो वहां पे फिर क्या देखते हैं हम कि इंद्र और ये जो नीचे के जो गॉड्स है उसमें इंद्र के तरफ ये किया है। तो मुझे लगता है कि इस टाइप का जो मिथ्स है, इस टाइप का जो स्टोरीज है, ये दिखाता है, और ऋग्वेद भी ये दिखाता है कि जो जो भगवान भी जो बने हैं ना, भगवान भी जो बने हैं वो भी एक वॉर जो सही में हुआ, इसलिए वो 10 राग के युद्ध बोलते हैं। वो 2 राक्षस कौन से थे जो पी गए थे फिर भगवान हो गए? हाँ, वो राहु केतु, हाँ एक ही थे, हाँ। तो ये हमको एक ही ने पिया था। हाँ, तो ये सब क्या दिखाता है कि ये क्वेश्चन ओपन था, और जो जिसको भगवान, जो एकदम ऊपर वाला भगवान श्री राम टाइप का जो भगवान है, वो भी एक एक्चुअल युद्ध के थ्रू निकला है। और आप अगर ज्योतिराव फुले का गुलामगिरी देखेंगे, उन्होंने भी यही एक नैरेटिव दिया है कि कैसे जो असुर और आर्या का, हालांकि अंबेडकर थोड़ा इस सबसे थोड़ा हटके रहते हैं, अंबेडकर बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाते हैं, मुझे लगता है जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसलिए
इन सम सेंसेस मुझे फुले अंबेडकर से पसंद इसलिए भी है क्योंकि वो मिथ के साथ एंगेज करते हैं फुले, है ना। तो ये जो ओपननेस जो कि भाई अभी भी युद्ध चल रहा है, अभी असुर भी जीत सकता है। अगर असुर जीता होगा तो ब्राह्मणवाद कभी नहीं होता, है ना। तो ब्राह्मणवाद कभी नहीं होता। यानी कि जो पिछले वाला वीडियो में जो मैंने ऐसे डांगे का जिक्र किया था ना, ऐसे डांगे सीपीआई लीडर जिन्होंने वो वैदिक कम्युनिज्म, हाँ ये स्टेजेस, वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म इन इंडिया वाला जो किताब लिखा था, तो फिर वो उनके लिए जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो है ना, जो उन्होंने एक उसमें इमेजिन किया है कि इंडिया में था, तो वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म ही रह जाता है इंडिया में, कि असुर का राज होता है यहाँ। तो असुर का राज नहीं हुआ, है ना। तो लेकिन जो भी बड़े भगवान हैं जो स्काई गॉड से निकले हैं, लेकिन ये सब मैं यही बताने का ट्राई कर रहा हूं आपको, मिथ के साथ। इसलिए देखिए, अगर सिर्फ स्काई गॉड उस ऊपर 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 ही बनते अगर आ रहा होता तो मिथ का रोल नहीं था, क्योंकि मिथ जो है वो एक्चुअल एक्सिस्टेंस हमारे, जो कहां से आप गुजर के आए हैं आज यहाँ तक पहुंचे हैं, जो एक्चुअल हमारा भौतिक एक्सपीरियंसेस भी हुआ, उसके साथ मिथ जुड़ा हुआ है। तो मिथ इज मच डीपर, है ना। तो ये जो समुद्र मंथन का कहानी, ये सो असुर और आर्य राजाओं का जो युद्ध जो ऋग्वेद में है, ये दिखाता है कि जो असुर लोग हार गए, उसके बाद असुरों का जो अपना जो मिथ था उसको इन्होंने अप्रोप्रिएट करके इन्होंने एक ब्राह्मणिकल गॉड्स को बनाना शुरू किया। आदि शंकराचार्य का क्या रोल देखते हो आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से? हिंदुइज्म के रिवाइवल तो आ ही जाएगा कर। आदि शंकराचार्य का मुझे लगता है कि 8th 9th सेंचुरी में 785 8th 9th सेंचुरी में उन्होंने 8th 9th सेंचुरी में उन्होंने बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के साथ बहुत बड़ा डिबेट किया करके। अब ये तो उनके जो फॉलोअर्स है वो बताते हैं कि बुद्धिस्ट वालों को उन्होंने डिबेट में हरा दिया। मंदना मिश्रा थे उस टाइम, आपका वसुबंधु थे, दिगनाग थे, असंग थे। वसुबंधु पे तो मेरा एक पेपर है पूरा। अच्छा। हाँ, तो उनको हरा के उन्होंने हिंदुइज्म को एस्टैब्लिश किया, और 4 धाम या पता नहीं कितना धाम सब तरफ वो चल के गए। तो एक इंडिया का कॉन्सेप्शन है। मुझे लगता है कि आदि शंकराचार्य का जो शिवा के साथ जो कनेक्शन है ना, शैवाइट कनेक्शन, मुझे लगता है कि वो शैव ये परंपरा से आते हुए भी इधर जो ब्राह्मणवाद के साथ जो पूरा सेट हो गए। क्योंकि देखिए शैवाइट जो है ना, शैवाइट में, इसलिए आप साउथ में देखेंगे तो बहुत सारा शैवाइट्स दलित समुदाय से थे। तो ये जो शैवाइट जो लोग थे, ये शंकराचार्य उसका उस प्रथा, उस परंपरा का वो थे शंकराचार्य। फिर दोबारा बोलोगे? जब जो सिविलाइजेशन के लिए एक व्यू पॉइंट है, जैसे हरारी की हम सेपियंस पढ़ते हैं, या फिर जेम्स स्कॉट की जो बुक है अगेंस्ट द ग्रेन, तो उसमें वो जैसे बताते हैं कि जैसे जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल आती गई, या फिर सेपियंस में बताते हैं कि जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई तो ह्यूमंस को ज्यादा लेबर करना पड़ा, फिजिकल और मेंटल लेवल दोनों पे। तो आप इसको कैसे देखते हो? और जब एआई आ जाती है तो हम एक तरीके से हमारे लिए वो जिंदगी आसान बनाएगी या फिर जिंदगी और कॉम्प्लिकेट कर देगी फिजिकली और मेंटली बोथ? तो आप उस प्रोग्रेस को कैसे देखते हैं? और फिर उसमें एआई का अलग से एडिशन हो जाता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये फिजिकली मेंटली और ज़्यादा स्ट्रेस, ये थोड़ा वो खोलना पड़ेगा कि क्या हम लोग उसको कैसे समझ रहे हैं। चूँकि एआई आने से आप ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल स्ट्रेस कम हो सकता है, ये भी कह सकते हैं आप। और उसमें एक्चुअली उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये कि एआई आने के बाद पता है क्या हो रहा है? एआई आने के बाद एआई ह्यूमन बन रहा है और ह्यूमन एआई बन रहा है। ये तो बहुत सही बात है।
और ह्यूमन एआई बन रहा है, एआई कैसे ह्यूमन बन रहा है वो तो थोड़ा गवेषणा करना पड़ेगा, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके, वो उतना तुरंत उस ढंग से नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन ह्यूमन एआई बन रहा है, ये आपको घर घर में हर व्यक्ति में ये दिख रहा है कि इंसान अभी इतना इंसान जैसे नहीं रह गया। अभी इंसान अभी इतना पतला हो गया ना, इतना हल्का हो गया। वो जो बात कर रहे थे ना, मिथ वाला, कॉन्शियसनेस वाला, बावले मन वाला, इमोशन वाला, जो डेप्थ जो था, जिससे ह्यूमन में डेप्थ आता है, उसका जो फिर मशीन, हाँ, मशीन उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकता है, हाँ, कि इमोशन में चल रहा है ना, और हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन आज के तारीख में ह्यूमन ही इस ढंग से बिहेव कर रहा है कि कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल। ह्यूमन तो मशीन जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब मशीन, एआई ही ताजुब मानेगा कि यार ये ठीक क्या कर रहा है भाई, इसको हमें बनाना है, इसने हमें बनाया है, लेकिन ये हमारा जैसा हो रहा है। और कहीं ये ना हो कि एआई एक्चुअली इमोशनल हो जाए, एआई एक्चुअली वो क्रिएटिव स्पार्क जो बोलते हैं ना भाई, इंसान को तो लोग मानते हैं कि भाई इंसान तो मतलब भगवान का एक इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड, वी वर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, भगवान का भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन हम तो जानवर के रूप हो रहे हैं, हम तो सिर्फ एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट में चलने वाले टाइप के हो रहे हैं, एक मशीन हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। अगर आप क्राइसिस मानते हैं एआई के जमाने में क्या है, वो एआई से ही, एआई के अंदर में क्या हो रहा है वो नहीं, वो मनुष्य क्या बन रहा है, मनुष्य ही ऑटोमेशन जैसा बन रहा है। अभी मैं तो देखता हूं ना यहाँ पे, जैसे इवन जहां भी मेरा जो एक्सपीरियंस है लोगों के साथ, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अभी एआई जैसा वो बनना चाहते हैं। बल्कि हम यहाँ एग्जाम यूनिवर्सिटीज में भी अभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मुझे कम नंबर क्यों मिला, मैंने तो एआई से लेके लिखा था। चैट जीपीटी से लिखा मैंने तो उससे लिखा, मैंने अपने मन से कहाँ लिखा। यानी कि उसने अपना मन, अपना चेतना को वो नीचे रख रहा है और बोल रहा है कि एआई तो ऊपर है ना सर, एआई से दिया, फिर भी आपने मुझे कम दिया। ये हुआ। और वैसे भी हमारा जो लाइफ आप देखिएगा, वैसे भी हमारा जो लाइफ है, इट इज बिकम कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल, कंप्लीटली, मतलब यू कैन कंप्लीटली एंटिसिपेट। वो क्या पास या किसका है ना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों के मर जाना, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, ये पास का है ना। मुर्दा शांति छा जाना, हाँ, अगर मुर्दा शांति छा जाना अगर है तो मुर्दा तो मतलब एआई तो मुर्दा है ना। तो लेकिन अगर इंसान ही मुर्दा बन गया, जो पास कह रहे हैं, तो फिर ये ज्यादा क्राइसिस है। बल्कि एआई, कम से कम एआई में, एआई मुर्दा ना बने, एआई कम से कम हमारे सपनों को सच जिंदा रखेगा। यानी कि एआई में बी द लास्ट होप इन दैट सेंस। दिस इज द ग्रेटेस्ट क्राइसिस। दिस इज द ग्रेटेस्ट क्राइसिस। और ये लोग ना मतलब इस चीज को भूल रहे हैं, और सिर्फ एआई ये कर रहा है, एआई वो कर रहा है। तुम क्या बन रहे हो? खुद भी देख लो, खुद भी देख लो, ये नहीं कर रहे। बहुत बढ़िया बात बता दी रास्ता। और बाकी हरारी वगैरह क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, वो अलग ही है। माथा खराब हो गया है, 2 घंटे हो गए बात करते करते। सोच सोच के कितना बोलना पड़ता है, जो देखेगा उसका और ज्यादा हो जाएगा, समझ तो आ जाएगा कि उसको। नहीं सही में ये आप बनना चाहते हो एआई?